सोचिए, हमारे खून में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें जिंदगी देती है, लेकिन क्या हो अगर यही ताकत कमजोर पड़ जाए। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं थैलेसीमिया के बारे में। ये एक ऐसी हालत है जो नस्लों दर नस्ल चलती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे इल्म और बस एक छोटे से कदम से रोका जा सकता है। तो आइए मिलकर इसकी सारी उलझनों को सुलझाते हैं। तो इस बहस में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि थैलेसीमिया असल में है क्या, फिर इसके असरात और इसकी पहचान पर नजर डालेंगे। इसके बाद इसके इलाज और रोजमर्रा की एहतियात पर बात होगी, और आखिर में सबसे जरूरी चीज इसकी रोकथाम, जिससे आने वाली नस्लें महफूज रह सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये थैलेसीमिया है क्या? ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जीनियाती कहानी है जो हमारे खून के खुलियों में लिखी हुई है। जरा सोचिए, हमारे जिस्म के अंदर एक 24 घंटे चलने वाली डिलीवरी सर्विस काम कर रही है। इसका काम क्या है? हर एक खलिए तक ऑक्सीजन पहुंचाना। लेकिन क्या हो अगर ये डिलीवरी सर्विस अचानक सुस्त हो जाए या खराब हो जाए? बस बिल्कुल यही होता है थैलेसीमिया। तो असल मसला है क्या? देखिए, थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है। मौरूसी मतलब ये जीन्स के जरिए वालिदैन से बच्चों में आती है। होता यह है कि जिस्म एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, सही मिकदार में नहीं बना पाता। और यही हीमोग्लोबिन, समझ लें कि वो डिलीवरी ट्रक है जो हमारे खून के सुर्ख खुलियों में ऑक्सीजन लेकर पूरे जिस्म में घूमता है। अब सोचिए, जब ये ट्रक ही कम होंगे तो जिस्म को पूरी ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? और इसी कमी को, इसी हालत को अनीमिया कहते हैं। अब एक दिलचस्प बात यह है कि थैलेसीमिया सब पर एक जैसा असर नहीं करता। इसकी 3 अहम किस्में हैं। एक है थैलेसीमिया माइनर। इसमें अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इस जीन के कैरियर हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। फिर है थैलेसीमिया मेजर, जो एक बहुत संगीन हालत है। इसमें जिंदगी बचाने के लिए मुसलसल इलाज की जरूरत होती है। और हाँ, एक इंटरमीडिया भी है जो इन दोनों के बीच की सूरत हाल है। तो सवाल यह है कि ये बीमारी फैलती कैसे है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जीन से है। अगर वालिदैन यानी माँ और बाप दोनों कैरियर हों, मतलब उन दोनों को थैलेसीमिया माइनर हो, तो हर हमल पर 25% इम्कान होता है कि उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा हो। और यही वजह है कि ये उन खानदानों में ज़्यादा आम है जहाँ करीबी रिश्तेदारों में शादियाँ होती हैं। और हाँ, एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये समझना, थैलेसीमिया कोई छूत की बीमारी नहीं है। मतलब ये किसी मरीज़ के साथ रहने, खाने, पीने या उसे छूने से बिल्कुल नहीं फैलती। ये सिर्फ और सिर्फ जीन्स के जरिए ही मुंतकिल होती है। चलिए, अब हम ये तो जान गए हैं कि थैलेसीमिया क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस्म पर इसके असरात क्या होते हैं और डॉक्टर्स इसकी पहचान यानी तशखीस कैसे करते हैं। इस बीमारी की जो अलामतें हैं वो सीधा सीधा जिस्म में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती हैं। जैसे शदीद थकावट और कमजोरी। क्यों? क्योंकि जिस्म को तवानाई नहीं मिल रही। सांस का फूलना, क्योंकि फेफड़ों को इजाफी काम करना पड़ रहा है। जिल्द का पीला पड़ जाना तो खून की कमी की एक बिल्कुल वाज़ेह निशानी है। और हाँ, खास तौर पे बच्चों में अगर उनकी नशोनुमा रुक जाए तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का इशारा हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि इसकी तशखीस, इसकी शनाख्त का तरीका काफ़ी सीधा सा है। शुरुआत होती है एक आम से खून के टेस्ट से, जिसे कहते हैं CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट खून के खलियों की सेहत बताता है। अगर इसमें कोई मसला नजर आए तो फिर एक खास टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेस्ट, समझ लें, हतमी फैसला देता है कि थैलेसीमिया है या नहीं। इसके अलावा डॉक्टर्स जिस्म में आयरन का लेवल चेक करने के लिए भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो तशखीस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब आगे क्या? और यहाँ भी एक अच्छी खबर है। आज की जदीद मेडिकल साइंस की वजह से थैलेसीमिया को बहुत अच्छे तरीके से संभाला जा सकता है, इतना कि मरीज एक भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं उस इलाज की जो बुनियादी और साइंसी तौर पर साबित शुदा है, जिसे हम आम जबान में एलोपैथिक या जदीद इलाज कहते हैं। इस इलाज की बुनियाद है बाकायदा खून की मुंतकली। मतलब मरीज को सेहतमंद खून चढ़ाया जाता है ताकि हीमोग्लोबिन की कमी पूरी हो। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। हर खून की मुंतकली के साथ जिस्म में इजाफी आयरन जमा हो जाता है, और ये इजाफी आयरन आज़ा के लिए जहर बन सकता है। तो इस फालतू आयरन को निकालने के लिए एक थेरेपी दी जाती है जिसे कहते हैं आयरन किलेशन। इसके साथ साथ नए खून के खलिए बनाने में मदद के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है। और हाँ, जो बहुत शदीद केसेस होते हैं उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका वाहिद मुस्तकिल हल है। अच्छा, माखज़ में एक मुतबादल इलाज का भी जिक्र है, और वो है होम्योपैथी।
यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक मुतबादल नुक्ता नज़र है और इसे हमेशा हमेशा किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ और उनके मुमकिन इस्तेमाल दिखाए गए हैं, जैसे फेरम फॉस्फोरिकम हल्की फुल्की खून की कमी के लिए या चाइना कमजोरी के लिए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है, माखिज में बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखा है कि कौन सी दवा देनी है, इसका फैसला सिर्फ एक माहिर डॉक्टर ही करेगा, मरीज की अलामात, उम्र और बीमारी की शिद्दत को देखकर। इलाज तो एक तरफ, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कुछ आदात अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इन ज़रूरी हिदायत पर एक नज़र डालते हैं जो मरीजों और उनके घरवालों को इस हालत को बेहतर तरीके से संभालने में मदद दे सकती हैं। यहाँ दो बहुत अहम फहरिस्तें हैं, करने के काम और ना करने के काम। एक तरफ हैं वो काम जो ज़रूर करने हैं, जैसे डॉक्टर से हमेशा राब्ते में रहना, वक्त पर खून लगवाना और अच्छी मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना। और दूसरी तरफ वो चीज़ें जिनसे हर हाल में बचना है। सबसे अहम, डॉक्टर के मशवरे के बगैर आयरन की कोई गोली नहीं लेनी, खून की मुंतकली में कभी भी देर नहीं करनी, और हाँ, किसी भी गैर तस्दीकशुदा इलाज के चक्कर में बिल्कुल नहीं। और अब हम इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, क्योंकि इलाज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, रोकथाम, बचाव हमेशा बेहतर होता है। तो सवाल यह है कि हम इस बीमारी को अपनी अगली नस्ल तक पहुंचने से कैसे रोक सकते हैं? जवाब बहुत ही सादा और बिल्कुल वाज़ेह है। शादी से पहले सिर्फ एक खून का टेस्ट, जिसे थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, बस ये एक टेस्ट इस बीमारी के फैलाव को रोक सकता है। इतना आसान है। इस बात की गहराई को सोचिए, ये एक बहुत ताकतवर बयान है। सिर्फ एक टेस्ट आने वाली नस्ल को जिंदगी भर की तकलीफ से महफूज रख सकता है। ये है आगाही की ताकत, इल्म की ताकत। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। अगर हम इल्म और आगाही को अपना लें तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए कितना सेहतमंद और महफूज मुस्तकबिल बना सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।